गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोग रूमेटिक हार्ट डिजीज़ या आरएचडी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि आरएचडी क्या होता है, किस वजह से होता है। तो हम लोगों ने ब्रीफ में उसके बारे में बात किया था कि डेफिनेशन क्या है, उसकी एपिडेमियोलॉजी क्या है, इटियोलॉजिकल फैक्टर्स क्या हैं उसके, और कौन कौन से जो डिटर्मिनेटिंग फैक्टर्स हैं, किन किन वजह से जो है आरएचडी होने की पॉसिबिलिटी बढ़ती है या कम होती है। तो उसी के ही कंटिन्यूशन में आज का हमारा टॉपिक रहेगा, रूमेटिक हार्ट डिजीज़ का सेकंड पार्ट है जो। तो हम लोग लास्ट लेक्चर में वही एपिडेमियोलॉजी की बात कर रहे थे। तो हम लोगों ने बात की थी एपिडेमियोलॉजी के अंदर कि जो बेसिकली एज से रिलेटेड फैक्टर हो गया, सेक्स हो गया, बॉडी की इम्यूनिटी हो गई। देन नेक्स्ट पॉइंट जो हो गया वो हो गया सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर। तो बहुत सारे केसेस में जो रिसर्च आ रही हैं, जो प्रीवियस डाटाज हैं, वो हमें क्या बताते हैं, वो ये बताते हैं कि सोशियो इकोनॉमिक जो कंडीशंस हैं वो भी काफ़ी हद तक जो है रूमेटिक हार्ट डिजीज़ के अंदर अपना रोल प्ले करती हैं। अगर कहीं पर पुअर सैनिटाइजेशन है, बहुत इस तरीके की कंडीशंस हैं कि लोगों के जो रिजाइडिंग है वो ऐसे एरियाज़ के अंदर है जहाँ पर इन्फेक्शन होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, या सपोज़ अगर कुछ दिक्कत हो गई तो उनके पास में इतना उनका एक अपना फाइनेंशियल कंडीशंस उनकी इतनी अच्छी नहीं है कि वो अपना ट्रीटमेंट टाइमली ले सकें। तो वहाँ पर ये चीज़ें हम लोगों को ज़्यादा देखने को मिलती है, उन केसेस में ये ज़्यादा देखने को मिलता है। तो सोशियो इकोनॉमिक जो स्टेटस है या कंडीशन है वो भी अपने आप में एक मेजर फैक्टर यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलता है। देन हाई रिस्क ग्रुप। तो हाई रिस्क ग्रुप क्या कौन सा ग्रुप हो गया, जैसे हम लोगों ने बात की कि ये बच्चों के अंदर ज़्यादा प्रेवलेंट है। 5 से 15 साल की एज के अंदर हम लोगों ने जैसे अभी बात की थी कि ये ज़्यादा हम लोगों को केसेस देखने को मिलते हैं, या मैक्सिमम केसेस इसी एज के होते हैं। तो ये अपने आप में हाई रिस्क ग्रुप हो गया। स्कूल गोइंग चिल्ड्रन जो हैं वो हो गए यहाँ पर हाई रिस्क ग्रुप के अंदर, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से जो इस एज से रिलेटेड जो भी कैटेगरी से रिलेटेड जो भी चिल्ड्रन हैं उनके अंदर ये हम लोगों को ज़्यादा देखने को मिलता है। तो उनकी जब भी इस तरीके की स्क्रीनिंग हो या इस तरीके का अगर एक रूटीन चेकअप्स हो रहे हैं, तो वहाँ पर पर्टिकुलरली इस एज से रिलेटेड जो भी बच्चे हैं उनके अंदर इससे रिलेटेड हम लोगों को थोड़ा सा डीप मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है, ताकि इस चीज़ के बारे में पता चल सके कि कहीं वो इस तरीके की आरएचडी की कंडीशन के अंदर है नहीं, या आने वाले दिनों में कहीं ऐसा कोई रूमेटिक फीवर की हिस्ट्री है तो आरएचडी में उनकी कंडीशन डेवलप ना हो जाए। तो ये था एपिडेमियोलॉजिकल फैक्टर्स। अब अगर हम इसकी सिम्टोमेटोलॉजी की बात करें या क्लिनिकल फीचर्स की बात करें, तो उसमें क्या क्या कंडीशंस देखने को मिलेंगी, हमें कैसे पता लगेगा कि ये पेशेंट या पर्सन जो है इसको रूमेटिक हार्ट डिजीज़ हो सकता है या इसको है। तो उसकी क्लिनिकल पिक्चर के अंदर जैसा हम लोगों ने सबसे पहला बात की फीवर, रूमेटिक फीवर, ठीक है ना। जैसा हम लोगों ने स्टार्टिंग में डेफिनेशन में ही बात की थी कि रूमेटिक हार्ट डिजीज़ किस वजह से हो रहा है, रूमेटिक फीवर की वजह से रूमेटिक हार्ट डिजीज़ डेवलप हो रही है। तो सबसे पहली सिम्टम जो यहाँ पर हमारे सामने पहला सिम्टम आ गया वो आ गया फीवर। तो फीवर किस तरीके का होगा, फीवर यहाँ पर हाई ग्रेड फीवर होगा जो कि जिसमें प्रोफ्यूज स्वेटिंग, पसीना बहुत ज़्यादा साथ में पेशेंट को फील होगा या जो भी अफेक्टेड पर्सन है उसको फील होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि फीवर बहुत लॉन्ग लास्टिंग होगा, विच कैन बी एंडेड अप टू 12 वीक्स, ठीक है ना, जिसको 12 हफ्ते भी लग सकते हैं ठीक होने के अंदर, या 12 हफ्ते तक भी वो फीवर चल सकता है। 12 हफ्ते यानी लगभग हम मान करके चले तो 3 महीने तक। तो हाँ, कुछ थोड़ा सा हम लोगों को क्लू इससे रिलेटेड तभी मिलता है जब कोई पर्सन ऐसा है जिसको फीवर चलते हुए भी 2-3 महीने हो चुके हैं और ठीक नहीं हो पा रहा रूटीन मेडिकेशन से। तो फिर उस कंडीशन में जो भी क्लिनिशियन है उसका ध्यान इस तरफ जा सकता है, और उससे रिलेटेड जो भी फर्दर हम लोगों को इन्वेस्टिगेशंस कराने हैं या चेकअप करना है वो करवाया जा सकता है। तो सबसे पहली बात तो होगी रूमेटिक फीवर। देन नंबर 2 पॉलीआर्थ्रालजिया, ठीक है ना, जो मल्टीपल जॉइंट्स हैं हमारी बॉडी के, उन सब के अंदर अभी हम लोगों ने ये बात की कि रूमेटिक हार्ट डिजीज़ है, रूमेटिक फीवर है, और रूमेटिक वर्ड जो है उससे हमें क्लियर है कि जॉइंट्स का अफेक्शन यहाँ पर हो ही रहा है साथ में। तो रूमेटिक कंडीशन के अंदर यहाँ पर हम लोगों को पॉलीआर्थ्रालजिया का एक सिम्टम देखने को मिलता है, यानी हमारी बॉडी के जो मेजर जो लार्ज जॉइंट्स हैं, ठीक है ना, जैसे नी जॉइंट्स हो गया, शोल्डर्स हो गया, रिस्ट हो गया, ठीक है, एंकल हो गया, तो इनके अंदर हम लोगों को बेसिकली देखने को मिलता है कि पेन डेवलप होने लग जाता है, पेन और स्वेलिंग। लेकिन साथ ही क्या होता है कि ये पेन और स्वेलिंग फीवर के साथ साथ होते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद में क्या देखने को मिलता है कि ये सिम्टम्स जो हैं जॉइंट पेन के या स्वेलिंग के, ये सब सिम्टम पेशेंट के कुछ दिनों बाद में चले जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन फीवर की रिकरेंस जो है वो बनी रहती है, फीवर बार बार आता रहता है। तो फीवर हो गया, देन पॉली आर्थ्रालजिया यानी जॉइंट पेन हो गया यहाँ पे। तीसरा फिर यहाँ पर कार्डाइटिस। तो कार्डाइटिस यानी हार्ट का अफेक्शन। तो
तो इसके बारे में तो हम लोग मेजरली बात कर ही रहे हैं कि रोमेटिक हार्ट डिजीज़ है तो डेफिनेटली हार्ट का अफेक्शन तो यहाँ पे आएगा ही आएगा। तो कार्डियाइटिस के अंदर हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा कि पेशेंट को या जो भी पर्सन है उसको हार्ट से रिलेटेड सिम्टम्स डेवलप होते हैं। हार्ट के अंदर जो भी जितनी भी लेयर्स हैं, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, सबका वहीं पर इन्वॉल्वमेंट होने लग जाता है, वॉल्स का इन्वॉल्वमेंट होने लग जाता है और उसकी वजह से हार्ट की फंक्शनिंग जो है वो डिस्टर्ब होने लग जाती है। और ईसीजी के अंदर भी जो है वो इसके वेरिएशन देखने को मिल जाते हैं। अगर कोई इससे रिलेटेड पेशेंट होगा, आरएसडी के कंडीशन में चला गया होगा और उसका ईसीजी कराएंगे तो एवी ब्लॉक वहाँ पर क्लियर कट देखने को मिलेगा। तो कार्डाइटिस जो है ये अपने आप में एक परमानेंट इस तरीके का डैमेज है या सिम्टम है जो वहाँ पर हर समय हम लोगों को पेशेंट के अंदर आरएसडी के केस के अंदर देखने को मिलता है। देन इसके बाद में हम लोगों के सामने आएगा नोड्यूल्स। तो नोड्यूल्स के अंदर क्या होता है कि बॉडी के अंदर बिलो द स्किन, ठीक है ना, स्किन के नीचे छोटी छोटे से नोड्यूल्स यानी छोटी छोटी गांठें बननी स्टार्ट हो जाती हैं। वो जो गांठें जो होती हैं वो पेनलेस होती हैं, ठीक है ना, उनमें पेन नहीं होता, नॉन टेंडर होती हैं वो। और उनका भी ये है कि ठीक है हैं, बट कुछ टाइम के बाद में धीरे धीरे करके वो बिना किसी रेजिडुअल सिम्टम्स के वो जो नोड्यूल्स हैं वो भी अपने आप में डिसअपियर हो जाते हैं। बट ये कई केसेस के अंदर देखने को मिलता है कि स्किन के नीचे नोड्यूल्स भी डेवलप होने स्टार्ट हो जाते हैं। देन ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट, एक और सिम्टम जो देखने को मिलता है आरएसडी के अंदर वो होता है ब्रेन इन्वॉल्वमेंट। ब्रेन इन्वॉल्वमेंट का मतलब कि ब्रेन पर उसका इफेक्ट आने लग जाता है और उसकी वजह से जो नॉर्मल एक्शंस हैं, जो नॉर्मल मूवमेंट्स हैं, वो कहीं ना कहीं अफेक्ट होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इससे रिलेटेड जो भी अफेक्टेड पर्सन होगा उसके अंदर ट्रैम्बलिंग देखने को मिलेगी, उसके अंदर जर्किंग देखने को मिलेगी, जो इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स जो हैं, जो मोशन है हाथ पैर के, वो देखने को मिलेंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि पेशेंट या जो भी पर्सन अफेक्टेड है वो बैठा है और बैठे बैठे अचानक उसके हाथ और पैर हिलने लग जाते हैं, वो नहीं चाह रहा बट वो इनवॉलेंट्री मूवमेंट है जो अपने आप ब्रेन से रेगुलेट होकर के उसकी बॉडी के अंदर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं या वहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलते हैं। तो इनवॉलेंट्री जो है वो यहाँ पर जो मूवमेंट्स हैं वो देखने को मिलते हैं, हाथों के, पैरों के, सब तरीके के, या फेस के भी जर्की मूवमेंट जो हैं वो देखने को मिलते हैं। लेकिन इनके साथ भी वही है जो बाकी सिम्टम्स की हम बात कर रहे हैं कि ये भी सिम्टम्स जो हैं वो धीरे धीरे करके कुछ टाइम के बाद में चले जाते हैं और ऐसा कोई लॉन्ग लास्टिंग कोई नर्व डैमेज या कोई नर्व अफेक्शंस जो हैं वो हम लोगों को देखने को नहीं मिलते। देन नेक्स्ट सिम्टम आता है स्किन का, ठीक है ना। तो स्किन पर कई तरीके के रैशेस देखने को मिलते हैं। जैसे फीवर बहुत लंबे टाइम तक चला तो उसके बाद में क्या हुआ कि स्किन पर कई तरीके के रैशेस डेवलप होने लग गए, स्किन के ऊपर अलग अलग तरीके के जो हैं ब्लॉचेस डेवलप हो रहे हैं, ईचिंग डेवलप हो रही है और टाइम टू टाइम कभी वो डेवलप हो रहे हैं, कभी डिसअपियर हो रहे हैं। इस तरीके से ये सिम्टम्स भी देखने को मिलने लग जाते हैं। बट उनके अंदर भी वही वेरिएशन है कि वो सिम्टम्स आए, कुछ दिन के लिए रहे, लेकिन फिर वो साथ के साथ कुछ दिनों के अंदर वो ठीक भी हो जाते हैं उसके अंदर। मतलब वो स्किन पर भी किसी तरीके का कोई परमानेंट उनका अफेक्शन रह जाए या कोई परमानेंट कोई मार्क्स हैं, कुछ भी इस तरीके की इरप्शंस हैं या कोई और सेकेंडरी स्किन जो मैनिफेस्टेशंस हैं वो कोई डेवलप हो जाएं, ऐसा नहीं रहता। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जिनके बेसिस पर हम लोग इस चीज़ का या आरएसडी का जो है हम लोग थोड़ा सा आइडिया लगाते हैं कि पेशेंट के अंदर के सारे सिम्टम देखने को मिलते हैं कि उसको फीवर हो रहा है, जॉइंट्स पेन उसको देखने को मिल रहे हैं, नोड्यूल्स डेवलप हो रहे हैं, नर्व्स पर या ब्रेन पर उसका इफेक्ट हम लोगों को देखने को मिल रहा है। तो ये स्किन के कुछ रैशेस हो गए। तो ये सब चीज़ें अगर कहीं पर भी देखने को मिलती है तो फिर हम जो भी क्लिनिशियन है उसका माइंड उस तरफ जा सकता है कि पर्सन के अंदर ये चीज़ें हो सकती है। और सबसे मेजर जो हम लोगों ने बात की कि हार्ट डिजीज़ है तो कार्डाइटिस, ठीक है ना, कार्डाइटिस तो वहाँ पर देखने को मिलेगा कि हार्ट के अंदर चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो जैसा भी हम लोगों ने बात की सारी सिम्टम्स के अंदर कि जितने भी सिम्टम्स हैं एक्सेप्ट कार्डाइटिस, ठीक है ना, जो हार्ट पर इफेक्ट आया है वो अपने आप में एक जब तक उसका ट्रीटमेंट नहीं लिया जाए वो ट्रीट नहीं होगा या ख़त्म नहीं होगा। इसके अलावा जितने भी सिम्टम्स हैं वो एक टाइम के बाद में धीरे धीरे करके अपने आप ही डिसअपियर हो जाते हैं। फीवर भी चला जाता है, जॉइंट पेन भी ठीक हो जाते हैं, स्किन के रैशेस भी ठीक हो जाते हैं, सब चीज़ें जितनी भी हैं एक्सेप्ट कार्डाइटिस ये सब अपने आप में रिकवर हो जाती हैं, ठीक हो जाती हैं। बट हार्ट के ऊपर उसका जो इफेक्ट है वो बना रहता है और उससे रिलेटेड जो सिम्टम्स हैं वो भी लंबे समय तक पर्सन की बॉडी में बने रहते हैं जब तक वो प्रॉपरली डायग्नोस नहीं हो जाए और डायग्नोस होने के बाद में उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट वहाँ पर उसका नहीं फॉलो किया जाए तो ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो ये कुछ सिम्टम्स थे
कि जो आरएसडी से रिलेटेड केसेस के अंदर या पेशेंट्स को जब भी डायग्नोस करना किया जाए, या जब भी इस तरीके की स्क्रीनिंग की जाती है कम्युनिटी के अंदर, पर्टिकुलरली इस एज के अंदर, कि आरएसडी का जो है वो कंट्रीब्यूशन कितना है कम्युनिटी के अंदर, उससे रिलेटेड जो कितने बच्चों में ये अफेक्शन देखने को मिलता है, जो टाइम टू टाइम सर्वेज भी जो हैं वो अलग अलग टाइप के कंडक्ट होते हैं, वो भी देखने को मिलते हैं। तो ये सब चीज़ें जब टाइम टू टाइम रिव्यू होती हैं, तब ये सिम्टम्स जितने भी हैं इनसे हम लोगों को हेल्प मिलती है। अगर ये सिम्टम्स जिन भी लोगों में हम लोगों को देखने को मिलते हैं, या देखने को मिलता है कि ये सब चीज़ें किसी एक पर्सन में सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, तो फिर जो भी क्लिनिशियन है, फिजिशियन है, उसका माइंड उस तरफ जा सकता है, और उस कंडीशन में फिर फर्दर जो भी इन्वेस्टिगेशन के अंदर या एग्जामिनेशन के अंदर जाना है, और उसके अंदर जो भी रूल आउट करना है या कंफर्म करना है कि पर्सन को रोमेटिक फीवर है प्लस साथ में उसको रोमेटिक हार्ट डिजीज़ है या होने वाली है, ये सब चीज़ें हैं या नहीं है, तो उसके लिए फिर फर्दर स्टेप्स जो भी लेने होते हैं उनको ऑप्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ हम लोगों ने ब्रीफ में बात किया सिम्टम्स के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग इसके डायग्नोसिस और प्रिवेंशन के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।